बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों को गुंजार सिंह क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले लेक्चर में आपने कल पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे हम जानते थे नाभिकीय मॉडल के बारे में हमने आपको बताया था। और हमने आपको इसके पहले नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब द्वारा कैसे हुई, इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया था बच्चों। और ये भी बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल में कमियां आ गई, तो कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया, नील्स बोर का मॉडल। बट उसके पहले एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक। इन्होंने 1901 में अपना एक अलग एक सिद्धांत लेके आए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसे जाना जाता है प्लांक क्वांटम प्रिंसिपल। और इसके बारे में भी आपसे कंपटीशन में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बच्चों। मैक्स प्लांक साहब ने कहा, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जब कोई रेडिएशन विकिरण ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन कंटिन्यूअस नहीं करता, मान लीजिए कोई जैसे ये पिंड है, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या हुआ बच्चों, अवशोषण हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, इस पिंड द्वारा ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है, अवशोषण। तो मैक्स प्लांक साहब कहते हैं कोई भी जो बॉडी होती है, एनर्जी का रेडिएशन जो विकिरण ऊर्जा है, जैसे सूर्य की जो ऊर्जा होती है विकिरण ऊर्जा होती है, उसका अवशोषण लगातार कंटिन्यूअस नहीं करता है। अगर सोचिए, अगर ये केवल कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ही करता जाए, ये पिंड ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है, यानी सतत माने कंटिन्यूअस नहीं करता है। न तो कंटिन्यूअस ऊर्जा का अवशोषण होता है, न ही कंटिन्यूअस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो कैसे होता है, बल्कि ऊर्जा का ट्रांसफर, स्थानांतरण छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड दिस पैकेट इज नोन एज, जिन्हें प्लांक साहब ने कहा यह फोटॉन है। ध्यान रखा बच्चों। क्वांटम, अब देखिए, अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। एक्चुअली में जो क्वांटम शब्द है, इन्हीं के सिद्धांत से उसकी ओरिजिन है, इसीलिए कहा जाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम क्या है, क्वांटा क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा का इन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर होता है, छोटे छोटे पैकेट यानी झुंड में एनर्जी आती है, पिंड द्वारा अवशोषित होती है, और पैकेट के रूप में ही क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है एनर्जी। और ऐसा नहीं एक रेडिएशन लगातार एब्जॉर्ब होता जाएगा, दूसरा रेडिएशन लगातार इमिट होता जाएगा, ऐसा मैक्स प्लांक साहब के सिद्धांत में नहीं कहा गया। और एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है। एनर्जी जब किसी पिंड द्वारा, बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होती है। और ऊर्जा के इन पैकेटों को जब हम प्रकाश के टर्म में बात करते हैं, ये देखिए, ऊर्जा के पैकेटों को जब हम पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया क्वांटा। और बच्चों, क्वांटा नामक शब्द से ही क्वांटम संख्याएं, आप अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, क्वांटम संख्याएं निकालना आपको बताएंगे। तो ऊर्जा के पैकेटों को क्या कहा प्लांक साहब ने, क्वांटा कहा। और प्रकाश के पैकेट को क्या कहा जाता है, फोटॉन। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोटॉन नहीं है, ये फोटॉन है। PHOTON, दोनों में अंतर है। अगर कहे व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज फोटॉन, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है बच्चों। H+ आयन को रदरफोर्ड साहब ने कहा था हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित नाभिक को उन्होंने प्रोटॉन कहा था, जबकि कहीं लिखा हो फोटॉन, तो समझ जाइए बच्चों, ये मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बात कर रहा है, ऊर्जा की बात कर रहा है। हमने आपको रदरफोर्ड मॉडल में कमियों में जब बताया था, तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ, एनर्जी कहाँ से आती है, तो उनका सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर सका। अब देखिए, अब ऊर्जा शब्द आ रहा है ना। अब ऐसे जब नील्स बोर का मॉडल आएगा तो एनर्जी की बात होगी, सोमरफील्ड मॉडल आएगा तो एनर्जी की बात होगी, है ना, कि एनर्जी कैसे कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इन्होंने ऊर्जा के पैकेटों को जो झुंड के रूप में चलती है और एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती रहती है, अगर वो
ऊर्जा के पैकेट हैं, एनर्जी के टर्म में है, उन्हें क्वांटा कहा गया। लेकिन प्रकाश के पैकेटों को इन्होंने फोटॉन नाम दिया। यानी प्रकाश का पैकेट क्या, जो विकिरण रेडिएशन पिंड द्वारा एब्जॉर्ब होती है, उनको क्या कहा, उन ऊर्जा के एनर्जी के समूहों को उन्होंने फोटॉन नाम दिया। जबकि ऊर्जा के पैकेटों को क्या कहा उन्होंने, क्वांटा। तो क्वांटा शब्द यहीं से आया है बच्चों। और यदि देखिए आप, यदि विकिरण की एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करें, वेवलेंथ को, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाएं तथा आवृत्ति को न्यू से दिखाएं। अब देखिए यही पे प्लांक का रिलेशनशिप आता है कि जो विकिरण की ऊर्जा है, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी आप जानते हैं, उसको हम ई से ही डिनोट करेंगे। वेवलेंथ की बात आप जानते हैं, तरंग में वेवलेंथ होता है। अभी जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तो एक चीज को बताएंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है ना, ये सब सारी चीजें उसमें भी जब तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाऊंगा तो उसके लक्षणों में बताऊंगा, तरंग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों ये वेवलेंथ लैम्डा से दिखाया और आवृत्ति को हम किससे दिखाएं, न्यू से दिखाएं। तो जो प्लांक का रिलेशनशिप निकल के आता है, उन्होंने दिया एक रिलेशनशिप ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध व्यक्त करने के लिए E = h न्यू, पहला इक्वेशन दिया E = h न्यू। और ये आया कहां से, ये कहते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट वेवलेंथ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब ये आप जानते हैं बच्चों, ये कांस्टेंट ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को h से डिनोट किया गया, जिसे कहा गया h = प्लांक कांस्टेंट। क्या है बच्चों, कौन सा नियतांक कहा गया, प्लांक नियतांक कहा गया। h को क्या कहते हैं, प्लांक। अब न्यूमेरिकल में इसकी मान बच्चों दिए जाते हैं और इसका मान जानना जरूरी है। अच्छा, फिर जब h क्या है बच्चों, यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और आवृत्ति इक्वल टू होता है, न्यू इक्वल टू होता है c/λ। क्या होता है बच्चों, आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, c/λ, जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है, लैम्डा क्या है बताओ, वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है। तो उठा के इस रिलेशन में जब न्यू की वैल्यू रख दी गई, न्यू बराबर c/λ, तो रिलेशनशिप आया E = h × c/λ। बच्चों फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखिएगा प्लांक नियतांक में। और ऐसा ही जो आप बिग बी और लाइट पढ़ते हैं कि एनर्जी का बढ़ता क्रम, वेवलेंथ का घटता क्रम, देखिए कहाँ से रिलेशनशिप आ रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का क्या हुआ, अब आप देखिएगा। तो इनका प्लांक का क्वांटम इक्वेशन तो आया E = hc/λ। बच्चों उतार लीजिए इसको और फाइनल कंक्लूजन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लेक्चर का। और बच्चों देखिए ये रिलेशनशिप आ रहा है, क्या रिलेशनशिप आया, E = h × c/λ। यू नो दैट h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। इसका मतलब फाइनल रिलेशनशिप प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या आया, एनर्जी इसको बताइए इक्वल टू, ये दोनों है 1/λ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, है ना। यानी जिस विकिरण की ऊर्जा का मान ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ का मान कम होता है। और क्या क्या संबंध निकल के आया बच्चों, एनर्जी और इसमें लैम्डा में क्या संबंध आया, जब ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ऊर्जा बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या होती है, घट जाएगी। और यदि वेवलेंथ का मान बढ़ गया तो एनर्जी का मान घट गया। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी एक बढ़ेगा मीन्स आप कंक्लूजन निकाले, अगर एनर्जी बढ़ गई तो वेवलेंथ का मान क्या हो गया, घट गया, है ना। तो ये प्लांक के क्वांटम थ्योरी का कंक्लूजन था बच्चों। आइए हम h की वैल्यू के बारे में, आप न्यूमेरिकल में कैसे कैसे पुट करके निकालेंगे, आइए h की वैल्यू के बारे में जानते हैं। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम आप जानते हैं कि इसमें सेंटीमीटर में और ग्राम में और सेकंड में लिया जाता है। तो सीजीएस प्रणाली में जो h की वैल्यू है वो है 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। इसमें जो वैल्यू ली जाती है बच्चों
अर्ग सेकंड में लिया जाता है। अगर कहते सीजीएस प्रणाली में प्लांक नियतांक का मान कितना है, तब आप वैल्यू क्या रखेंगे। इसका मतलब जो आप यहाँ पर जो प्रकाश का वेग है यदि सेंटीमीटर में दिया हो तो जान जाइए प्लांक कांस्टेंट का मान हमको क्या रखना है, 10⁻27 वैल्यू वाला रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए एसआई प्रणाली में प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, एसआई में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसका मान है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये वैल्यू होती है। आप देखिए 7 घात कम कर दीजिए तो इसमें अर्ग और जूल में यही संबंध है, देख रहे हैं 7 घात का वेरिएशन है, 7 पावर का वेरिएशन है। तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल में हम वैल्यू रखते हैं एच का मान 6.62, आप 2 ही स्थान तक वैल्यू रखते हैं 6.62 × 10⁻34, ये है प्लांक नियतांक का मान बच्चों, है ना। अब देखिए कैसे कैसे इस पर भी सवाल पूछता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आइए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन, एक फोटॉन की ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो बच्चों देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है बच्चों, सलूशन बताइए क्या होगा इसका। आपको मान दिया है, एनर्जी दिया है 10 MeV, कन्वर्जन सीख जाइए। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। 1 MeV बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना वोल्ट का होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब होता है तो बताइए एनर्जी का मान बच्चों कितना हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 10 MeV बराबर हो जाएगा आपका 10 × 10⁻6, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हुआ, अब जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻19, और अब ये जो एनर्जी हो गई ये कन्वर्ट हो गई जूल में, कितना हो गया 1.602 × 10⁻12 जूल। ध्यान रखिएगा यहाँ इंटर कन्वर्जन बहुत माने रखता है। तो सबसे पहले मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, हमको किस में लाना था, क्योंकि हमको जूल में क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हम प्लांक नियतांक का जो मान रखे जा रहे हैं उसको हमको किस में रखना पड़ेगा, जूल में। तो सबसे पहले जूल में कन्वर्जन का फार्मूला जान लीजिए। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए इसमें हमने 10⁻6 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखिए आप यहाँ पर 10 पावर है, यहाँ घट गया, देखिए 12, और यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 1.60 और इंटू, अब 10 का मतलब है आप समझ लीजिए बच्चों, ये 10 एक पावर यहाँ जुड़ जाएगा 10⁻7, और 19 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये वैल्यू अभी हमारी किसकी आई है, एनर्जी को हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किया है, जूल में कन्वर्ट कर लिया। एंड वी नो दैट, अब आप जानते हैं कि E बराबर होता है H × C/λ, और हमको निकालना है लैम्डा बराबर H × C/एनर्जी। और अब आप समझ सकते हैं H का कौन सा मान रखेंगे, हम कौन सा मान रखेंगे, जिसमें जूल में उसका मात्रक होता है, क्या होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, है ना। ऐसा ही मात्रक रख रहे हैं, तभी वहां पे हमने जूल में कन्वर्ट किया है। अब बच्चों बताइए इतना हमने किसका मान रख दिया बच्चों, हमने रख दिया H का मान रख दिया।
अच्छा C का मान यहाँ पर क्या लेंगे, आप जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है, अपान एनर्जी का मान आ गया है बच्चों 1.602 × 10⁻12। अब बताइए बच्चों, आप यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 12 8 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 34 माइनस है 20 प्लस घात है ना, तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, है ना। तो बताइए ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 318 काट दीजिए, 318 19.8 इंटू 10⁻, अब देखिए 12 ये ऊपर गया है 20 हो गया, तो ये -14 हुआ अपान 1.602 यहाँ पर ये हुआ। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 × 10⁻13, और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, इसमें आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का वेग किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में लिया है ना। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर 19 यहाँ 16 कर दीजिए, आप समझ सकते हैं 16 और एक बार जाएगा, एक से ज्यादा थोड़ा सा जाएगा, तो आंसर कितना आया बच्चों, 1.2 × 10⁻13 मीटर वेवलेंथ का मान आ गया, है ना। अच्छा, अब हम ये एक सवाल बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा गया है और इसमें IRT की कंपटीशन में आया है, अब इस सवाल को मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, दो विकिरण जिनकी तरंगदैर्घ्य क्रमशः कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम व 2000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। उनकी ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा बच्चे, सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूमेरिकल देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। हमको दिया है लैम्डा की वैल्यू दिया है, दो विकिरण है ना, अब दोनों की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। पहली विकिरण की एनर्जी मान लीजिए हम E1 है, देखिए अब यहाँ दो विकिरण है जिनकी वेवलेंथ नाम का मान दिया हुआ है, पहली विकिरण की एनर्जी का मान क्या हुआ, E1 बराबर hc/λ1, पहली मान लीजिए वेवलेंथ क्या है, λ1 है। अच्छा, इसी प्रकार बच्चों क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ2, क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि hc दोनों में क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है दोनों वैल्यूज ना। हमको निकालना है E1 E2 में रेशियो, अर्थात अब आप खुद समझिए, E1/E2 निकालना है, ऊर्जाओं में अनुपात निकालना है ना। अच्छा बताओ बच्चों, hc/λ1 अपान, अब देखिए E2 की जगह रखते hc/λ2, बताइए बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा सबसे ऊपर, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, E1/E2 बराबर λ2/λ1। देखिए ये λ2 चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। तो बताइए, अब यहाँ पे सोचिए कि हमारा जो विकिरण है, तरंगदैर्घ्य है, ये λ2 की वैल्यू क्या है हमारा 2000, और λ1 की वैल्यू क्या है 6000। तो बताइए क्या हो जाएगा, E1/E2 इक्वल टू, इसका मान है 2000, इसका मान है 6000, ये देखिए 1/3 हो गया। तो बताइए फिर E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल सवाल, E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, E1/E2 बराबर, इसका मतलब आप कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं E1 बराबर 3E2, लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखिए E1 बराबर ये E2, और या आप कह सकते हैं E1 बराबर कर सकते हैं, या E1 बराबर 3E2 कह दीजिए, या 3E1 बराबर E2 कह दीजिए, है ना। तो
इस तरह से E1 और जो E2 का अनुपात आएगा 1:3 आएगा, इनकी ऊर्जाओं में अनुपात आ जाएगा, है ना। इनकी ऊर्जाओं में अनुपात क्या आ जाएगा, क्योंकि हमको ऊर्जाओं में अनुपात निकालना है, न कि वेवलेंथ में अनुपात निकालना है ना। अगर ऊर्जा दिया होता वेवलेंथ में क्या करते थे, उलट देते, λ1/λ2 कर देते, तो वो रेशियो हमारा आ जाता। अच्छा बच्चों, अब एक सवाल और मैं आपको दे देता हूं, आपको निकालिएगा। उत्सर्जित इस पर आएगा, उत्सर्जित फोटॉन की संख्या निकालना हो। उत्सर्जित फोटॉन की संख्या का फार्मूला होता है Nhν, जहाँ n क्या है आपका, और आप ये आप जानते हैं कि न्यू बराबर c/λ, n इंटू एच इंटू c/λ। इस फार्मूला द्वारा हम उत्सर्जित फोटॉन की संख्या को ज्ञात करते हैं, है ना। और यहाँ पर जैसे एक सवाल देखिए, अब यहाँ n क्या है, n है उत्सर्जित फोटॉन की संख्या, फोटॉन की संख्या। ये सब कंपटीशन में बच्चों आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं कि कितना फोटॉन उत्सर्जित होंगे। तो क्या होता है, उत्सर्जित फोटॉन संख्या बराबर Nhν से हम एनर्जी के बराबर हम लिखते हैं, एनर्जी बराबर Nhν, जहाँ n इसमें क्या है, उत्सर्जित फोटॉन की संख्या, है ना। अब बच्चों एक सवाल इस पर देखिए जरा, एक क्वेश्चन है, एक वाट का बल्ब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। तो फिर क्या निकालना है, प्रति मिनट कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे, कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे। बच्चों आज इसी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे हमने 2-3 न्यूमेरिकल बताए। इससे नील्स बोर का मॉडल संभवतः आज के लेक्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ये सवाल लगा करके हमको दिखाना है और ग्रुप पर इसका आंसर भी हमको भेज देना है बच्चों। और मैं हिंट दे रहा हूं कि फार्मूला सॉल्यूशन में आपको E बराबर हमने कहा n इंटू एच इंटू c/λ, ये फार्मूला निकालना है और नंबर ऑफ फोटॉन यहाँ पर n आपको कैलकुलेट करना है। बच्चों आप देखिए ये वेवलेंथ का मान दिया हुआ है ना, वेवलेंथ का मान दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य है, और आपको जो एनर्जी है, एनर्जी को 100 वाट का मतलब 100 जूल प्रति वाट का मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, है ना। वाट को किसको कहते हैं, जूल पर सेकंड। तो एनर्जी हमारी तो हो गई E बराबर हो गया 100 जूल पर सेकंड। हिंट में बच्चों आपको दे दे रहा हूँ, E की वैल्यू ये है, लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लीजिएगा बच्चों, है ना। और C का मान आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। H का मान आप जानते हैं 6.625 × 10⁻34, है ना। जस्ट अब कैलकुलेट कर लीजिएगा n की वैल्यू। आई थिंक n का मान निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी बच्चों, नहीं होगी। आप लोग भी सॉल्व करिएगा। यहाँ से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अच्छी तरह जानते हैं। 6 क्या है बताओ बच्चों, h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34, है ना, जूल सेकंड, है ना। और यहाँ पे देखिए एनर्जी भी आपकी जूल में कन्वर्ट है ना। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उत्सर्जित नंबर ऑफ फोटॉन्स n की संख्या आप निकाल लेंगे। सब कुछ दिया है, E 100 ये निकालना है,
ये है प्लांक नियतांक, आपका वैल्यू जानते हैं, सी का मान भी जानते हैं, लैम्डा का मान 6000 गुणे 10 घात माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घात माइनस 10 मीटर। बताओ बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप लोग मुझे दिखाएंगे, ग्रुप पर इसका आंसर भी भेजेंगे। बच्चों कल हम लेके आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी इसमें कंपटीशन लेवल का कुछ चीज़ें और है, स्पेक्ट्रम है, और अभी दहली ऊर्जा एक जो है का कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें क्या कहते हैं प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये बीएससी प्रीवियस में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। ये सब चीज़ें आप इसी चैप्टर में यहाँ पढ़ेंगे। वेट एंड वॉच, कल फिर से नया वीडियो हम लेके आएंगे, नेल्स बोर मॉडल। थैंक यू।